नमस्कार दोस्तों। तो एक बार मैं फिर आप सबके सामने आज हाजिर हूँ और आज ये वीडियो मैं खुद ही बना रहा हूँ। और ये बोधरस के बारे में मैंने एक पोस्ट किया था कि बोधरस एक नई पहल लेकर के आ रहा है। तो उस नई पहल में क्या था मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ चुनिंदा कवि और लेखकों को हम बोधरस के बैनर तले लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप उनकी भी किताबें बोधरस के जरिए मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बोधरस बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे ऑर्गेनाइज करेगा जहां पर साहित्य को लोगों तक और लोगों के दिलों तक पहुंचाया जा सके। वो ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, एक आंदोलन के तहत भी किया जाएगा। और उसकी कड़ी में सबसे पहली जो पुस्तक मैंने मंगाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पुस्तक है धूमिल जी की। धूमिल जी मेरे सबसे प्रिय और चहेते कवियों में हैं। तो मैं आपको पहले दिखा दूं। बॉक्स थोड़ा बगल करता हूं और किताब को सामने रखता हूं। कुछ किताबें और निकाल लेते हैं, कुछ खुली हुई किताबें भी हैं यहाँ पर। तो धूमिल जी की किताब। धूमिल जी मेरे सबसे प्रिय कवियों में रहे हैं और धूमिल जी ने बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया है कविता के लिए, या धूमिल जी को कहें कि बहुत ही ज़मीनी स्तर के लेखक रहे हैं। जैसा कि किताब का नाम भी है धूमि लेख ठेठ कवि, जिसका संपादन उन्हीं के पुत्र श्री डॉक्टर रत्न शंकर पांडे जी ने किया है। और ये किताब आई है हिंद युग्म से। शैलेश जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये पुस्तक मुझ तक पहुँचाई है। और लेकिन अब धूमिल जी हाथ में आ गए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि धूमिल जी के आने के बाद कोई भी उनकी कविता ना पढ़ी जाए। तो पहले बॉक्स को बंद कर दूं। और इस किताब से एकदम नई नई किताब है। नई किताब की खुशबू अलग ही होती है और किताब की खुशबू जब मेरे भीतर आती है तो एकदम दिल बाग बाग हो जाता है। और धूमिल जी की अगर किताब हो तो फिर क्या ही कहने। तो चलते हैं। ये जो किताब है इसमें कुछ संस्मरण है, संस्मरण हैं, कुछ कविताएं हैं जो प्रतिनिधि कविताएं रही हैं धूमिल जी की वो हैं। कुछ धूमिल जी के द्वारा लिखे गद्य हैं। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि अभी तक मैंने धूमिल जी के द्वारा लिखा गया कोई गद्य नहीं पढ़ा है। तो वो गद्य मैं ज़रूर पढ़ूंगा इसमें। लेकिन जब धूमिल जी एक कवि रहे हैं तो उनकी एक कविता से शुरुआत करता हूँ। लेकिन उसके पहले ज़रा आते देखते हैं कि गद्य में क्या लिखा है धूमिल जी ने। तो गद्य में कुछ कहानियाँ लिखी हैं। तो पहली कहानी है इनकी रत्ना। रत्ना की 3 लाइन में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। गांव के दक्षिण की ओर विशाल वटवृक्ष की छाया में चमारों की पंचायत बैठी थी। अछूतों की पंचायत में समाज के वे पंगुल अंग इकट्ठे हुए थे जिनकी परछाएं भी छूना पाप समझा जाता है। ये पहली बार मैंने पढ़ी है 3 लाइन। पहली बार धूमिल जी के द्वारा लिखा गया मैंने गद्य पढ़ा है। और ये 3 लाइन मतलब शुरू की 3 पंक्ति ही अपने आप में संदेश दे गई कि इस पुस्तक में क्या है। और ये खुद अपने आप में प्रूफ करता है कि धूमिल जी कितने कितने ज़्यादा मिट्टी से सने हुए इंसान रहे हैं, कितने मिट्टी में धसे हुए व्यक्ति रहे हैं, उनका व्यक्तित्व कितना मजबूत रहा होगा। और धूमिल जी को हम बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं और उनकी कविताएं भी उसी तरीके से हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारा जो स्वयं का व्यक्तित्व है अगर हम थोड़ा सा भी उनके व्यक्तित्व को अपने में ढाल पाएँ तो शायद वो मजबूती आए। तो उसी चरण में मैं एक कविता देखता हूँ कौन सी कविता मैं आपके लिए पढ़ पाता हूँ। तो एक कविता है लोहसाएं। अब देखिए जो धूमिल जी की कविताओं के शीर्षक है ना वो भी बड़े एकदम जमीनी हैं। लोहसाएं मतलब जहाँ लोहार काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पर लोहार के जरिए और लोहे के कामों के जरिए कैसे उन्होंने काम करने वाले की व्यथा को बड़ी आसानी से कह दिया है, वो आइए देखते हैं। तो धूमिल जी की एक पंक्तियां यहाँ से शुरू होती हैं कि ठेलू ठीहे पर जाता है और जुगाड़ जमाता है, कांटा कांटे पर फिट हो रहा है, कील से कील भिड़ रही है, न सूत भर इधर न सूत भर उधर, यह रहा कमासुत हथौड़ा बजर हनता है, छेनी सणसी में ऐसी तनी है
छेड़ी सणसी जानते हैं ना, सणसी जो पकड़ती है और छेनी जो उसमें लगाई जाती है, तो छेनी सणसी में ऐसी तनी है जैसे गुदार मांस में धंसा हुआ दांत। गुदार मांस मतलब ऐसा मांस जिसमें बहुत ढेर सारा मांसल एरिया ही हो, क्षेत्र हो, और उसमें कोई दांत ऐसे अपनी जगह बना लिया हो। तो जैसे गुदार मांस में धंसा हुआ दांत, पेच जहाँ ढीले थे थर दिए गए हैं। मतलब समझ रहे हो इसका? कहीं कहीं पेच ढीले होते हैं ना, तो थर देना मतलब ऐसी इतना मार देते हैं कि वो ऊपर से ऐसे, बहुत सामान्य भाषा में कहो तो उसकी पलीदी हो जाती है और ऐसे फैल जाता है, तो उसमें चिपक जाता है। तो उसी को धूमिल जी कह रहे हैं कि पेच जहाँ ढीले थे थर दिए गए हैं, मशीन बिल्कुल तैयार है खराद के लिए, मगर कहाँ है बिलाक, नक्शा कहाँ है, कहाँ है औजारों की बाँक, और सबसे जरूरी सधे हुए हाथ कहाँ हैं जिन्होंने इसको बनाया है। उसके बारे में धूमिल जी कह रहे हैं कि और सबसे जरूरी कि सधे हुए हाथ कहाँ हैं, रोटी कितनी मशक्कत से मिलती है ऐसे पैने वक्त में, जबकि चीजें बेशुमार हैं। तो एक एक शब्द से धूमिल जी हृदय के उस कोने तक जाते हैं जहाँ किसी भी सामान्य सोच का पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है, उस मिट्टी तक, उस लोहे तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूँ कि मैंने धूमिल जी की इस पुस्तक धूमिल एक ठेठ कवि से बोधरस के साहित्य की शुरुआत की है। तो मेरी किताबों के साथ साथ आप धूमिल जी की किताबें ले सकते हैं, और धूमिल जी की किताबें पूर्णतया बोधरस के साथ उपलब्ध रहेंगी। आगे आने वाले समय में कुछ और किताबें जोड़ी जाएंगी, वो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।